चलिए, कैसे हैं? जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग, दोस्त हमारे। जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, एएलपी टेक्नीशियन वाले में जो हमने प्रीवियस साल का प्रश्न लिया था वो आज 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम तो जो 2018 ईस्वी में पड़ा है उसका करंट अफेयर के प्रश्न को छोड़ करके लिया गया। मात्र 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि जब तक हम प्रीवियस साल के प्रश्न नहीं देखेंगे तब तक अनुमान लगाना कठिन होगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, प्रश्न एकदम हूबहू आपके लिए छाट करके लाया गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, अर्थात प्रतिरोधकता की मान कितना से कितना ओम होता है। तो देखिए, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, 10 पर पावर 12 ओम से लेकर ओम मीटर से लेकर 10 पर पावर 17 ओम मीटर तक होता है। ठीक है, विद्युत रोधियों में प्रतिरोधकता कितनी से कितनी ओम मीटर से होती है, 10 पर पावर 12 ओम मीटर से 10 पर पावर 17 ओम मीटर तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या करा, निम्न में से कौन से भौतिक विधियों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व को व्याख्या किया, अर्थात उत्प्लावक का नियम किसने दिया? तो ये नियम तो आप जानते हैं ना, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया कि कोई भी वस्तु जब पानी में, क्या नियम था आर्किमिडीज का, क्या नियम था कि जब कोई भी वस्तु पानी में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाए तो वह अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करता है। ठीक है, यही न था आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो उत्प्लावक का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने? आर्किमिडीज ने दिया। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? काली के, पशुपति, अयप्पा, हनुमान। तो हड़प्पा वासी लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की क्या करते थे? पूजा करते थे। ऑप्शन 2 हमारा सही है। चलिए, हिस्ट्री के भी एक एक प्रश्न हमें डेली देखने के लिए मिल रहा। ठीक है, यह दर्रा, देखिए ज्योग्राफी में चला गया, जम्मू कश्मीर के जास्कर सीमा और श्रीनगर के लेह के सड़क मार्ग इससे होकर गुजरती है। अर्थात ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर के कौन से शहर, जास्कर को, जम्मू कश्मीर के जास्कर और श्रीनगर के लेह को कौन से दर्रे जोड़ते हैं, जो दिया गया है। तो जो जिला दर्रा, कौन दर्रा? जो जिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, किसको? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से भी पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे जो जिले दर्रे, पर जम्मू कश्मीर के जास्कर और श्रीनगर के लेह सड़क को जोड़ता है जो जिला दर्रा के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। प्रश्न देखिए, हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए कैसा प्रश्न पूछा था। प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में किन ऊतकों में कोशिका जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होता है? मतलब किस में? कौलेने कायमा में। किस में होता है? कौलेने कायमा में होता है, जो जीवित रहता है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल रहता है, कोलेने कायमा में। चलिए अगले प्रश्न देखिए कैसा पूछा था, निम्नलिखित में कौन डुबेराइनर का त्रिक नियम, जो डुबेराइनर ने त्रिक नियम क्या दिया था कि 3 तत्व को ले लीजिए और आगे और पीछे वाले के परमाणु संख्या को जोड़िए, परमाणु संख्या को जोड़ करके और उसमें 2 से भागा अगर देंगे तो बीच वाला तत्व का परमाणु संख्या आएगा। ये डुबेराइनर का त्रिक नियम था। अब उसमें एक तत्व उन्होंने लिया लिथियम, यहाँ प्रश्न दिया लिथियम लिया, सोडियम लिया, और भी शामिल थे, एक और कौन तत्व शामिल थे? तो पोटेशियम शामिल थे। जैसे देखिए, लिथियम में आ जाते तो परमाणु संख्या 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। ठीक है, अब देखिए 19 + 3 को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, 9 3 12, 22/2 बराबर 11। अर्थात उन्होंने एक और तत्व कौन लिया था? पोटेशियम लिए थे। और यही ना डुबेराइनर का त्रिक नियम हमने बताया कि आगे और पीछे वाले को जोड़ के 2 से भागा दीजिए तो मध्य वाले तत्व आ जाएंगे। ये डुबेराइनर का त्रिक नियम था। तो उसमें एक और तत्व कौन था? लिथियम, सोडियम के साथ में पोटेशियम था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा, अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होते हैं? वनस्पति वंश वृद्धि, बीजाणु, या बंडिंग, या बाइनरी विखंडन। तो अमीबा में है जो वह बाइनरी विखंडन होते हैं। जैसे अमीबा देखते हैं ना, इस तरीके से अगर सेब के आकार का अमीबा हो, ठीक है, तो ये होता है क्या कि विखंडित होता है। जैसे पहले इस रूप में मतलब बंटता है, हल्का हल्का ये 2 भाग में होने के लिए ऐसे होते हैं। फिर इसमें होता है क्या कि 2 केंद्रक उत्पन्न हो जाते हैं और अगले बार इनका रूप है जो इस हिसाब से हो जाता है।
और उसके बाद ये अलग विखंडित हो जाते हैं। तो अमीबा में जो होता है बाइनरी विखंडन होता है। कैसा विखंडन होता है? बाइनरी विखंडन, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या करा, निम्नलिखित वाक्य में सबसे अधिक उपयुक्त विकल्पों को चुनें। क्या करा, सौर ऊर्जा डॉट 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 पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति है। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है ना कि सौर ऊर्जा है जो ये ज्यादा मजबूत है। ये दो गोला देखिए हमने दिया, ज्यादा मजबूत है किसकी तुलना में? पवन ऊर्जा की तुलना में। अब इसका क्या कथन सही होता है कि कभी नहीं, हमेशा, कभी कभी या अक्सर। जैसे देखिए सौर ऊर्जा जब धूप रहेगा तब न सौर्य प्लेट काम करेगा सर, और पवन ऊर्जा तब काम करेगी जब आंधी और तूफान चलेगा। मतलब ज्यादा, हम ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये अक्सर ये ज्यादा होता है? नहीं। अब मान लिया जाए कि सौर ऊर्जा जब बैसाख के चैत के दिन में या गर्मी के दिनों में सौर ऊर्जा ज्यादा है पवन ऊर्जा के, लेकिन अब जब आंधी तूफान वाले मौसम आएंगे तो उसमें पवन वाले ऊर्जा तो ज्यादा चलेगा। तो इसीलिए यह कभी कभी होते हैं, ऐसा नहीं कि अक्सर होते हैं कि सौर ऊर्जा ही ज्यादा होता है पवन ऊर्जा के तुलना में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कभी कभी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। निम्न में कौन सी एक सतहीय घटना है? मतलब ये चारों ऑप्शन में उबलना, पिघलना, जमना और वाष्पीकरण में सतहीय घटना। देखिए जब हम किसी पानी को अगर गर्म करते हैं, जब हम किसी पानी को स्टोव के माध्यम से जिसको क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो इसका जो जल का वाष्पीकरण है वह ऊपरी सतह से होना शुरू होता है, ना कि निचले सतह से। तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो सतह पर होता है, इसीलिए ये सतही घटना। मतलब जैसे हम तालाब के पानी अगर वाष्पीकृत होता है तो क्या वो नीचे से होता? नहीं, ऊपर का होता है ना। पानी जब गर्म भी करते हैं तो भले ही ये पानी यहाँ वाला पहले इसको गर्मी मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये गर्म पानी होगा तो ये उड़ करके कहाँ चले जाएंगे? ये मतलब ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला ठंडा पानी कहाँ चले आएंगे? नीचे चला आएगा, और यही क्रिया लगातार होंगी। ठीक है, लेकिन इसके जो वाष्पीकरण की क्रिया ऊपरी सतह से ही होंगे ना। वाष्पीकरण की क्रिया कहाँ से होगी? ऊपरी सतह से ही होगी। अब जैसे देखिए, चलिए वाष्पीकरण तो सही आंसर ले लेते हैं, बट ऑप्शन और देख लेते हैं। जमना, तो क्या जमना ऊपर से होता है? नहीं, जमना तो जब बर्फ जम जाता है तो जम जाता है। पिघलना तो ऊपरी सतह से होता, नहीं ऊपर अंदर बाहर चारों तरफ से पिघलेगा। ठीक है, उसके बाद उबलना, उबलने की क्रिया तो नीचे से शुरू हो रही है। उबलने की क्रिया कहाँ से शुरू हो रही है? नीचे से हो रही है, ऊपर से थोड़ी हो रही है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण की जो क्रिया है वह सतहीय घटना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संरचना कितनी होती है? तो देखिए बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, इधर हमने आपको लगा दिया। अर्थात कार्बन 6 लेना है तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा रहा यहाँ 6। ठीक है, कार्बन जब 6 हो गया और उसके बाद हाइड्रोजन भी 6 है तो ये सब डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और डबल बॉन्ड का नियम होता है कि अगर एक सिग्मा तो दूसर का पाई, एक सिग्मा दूसर का पाई। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड दूसर का पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और ये पाई, ये भी सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और इसका ये 4 हुआ, यहाँ 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गए। बट यहाँ भी जो बंधन बनाता है, यहाँ भी जो बंधन बनते हैं वो सिग्मा का बंधन बनता है, और सॉरी इसका सिग्मा का। ठीक है, तो यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, मतलब करगी एक हो गया 6 और 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात टोटल 12 गो होंगे जा करके सिग्मा और 3 हो जाएगा इसमें पाई। 3 बंधन क्या बनाएगा? 3 बंधन पाई बनेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए एक बॉन्ड ये रहा पाई और दूसर का ये रहा, जैसे हमने शायद उल्टा बना दिया। चलिए ये हमने गलत बना दिया, चलिए फिर से इसको सही करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए C6H6 होता है ना, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 5 और ये रहा हमारा 6 कार्बन। ठीक है, अब है जो प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन अगर देते हैं तो 1 2 3 और यहाँ एक 4, तो ये 4 संतुष्ट हो गया।
फिर उसके बाद इसको देख लेते हैं, तो 2 1 इधर 3 और 1 4, ये भी संतुष्ट हो गया। फिर इसमें देखिए 1 हो गया, इसको 2 लेते हैं, 2 1 3 और 3 1 4, 2 1 3 3 1 4, फिर इसको 1 और तो इसको हम डबल कर देते हैं, तो 2 1 3 और 1 4 हो गया। फिर देखिए 2 1 3 3 1 4 हो गया। देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो गया, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, चारों बंधन से बंध गए। अब इसमें देखिए ये जो हम सबका बाहरी बना है ये इसका बनेगा, सिग्मा का बनेगा, ठीक है। तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, और जहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, जहाँ पर डबल बॉन्ड बना है तो जो सिंगल भी बना है जो सिग्मा ही होगा। जैसे इसको देख लीजिए, ये भी सिग्मा ही होगा, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, बट जहाँ डबल है जो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो देखिए पाई वाला 3 बंधन है, ठीक है, और सिग्मा वाले हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। काउंट आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए काउंट हम कर देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सिग्मा 12 और पाई 3 बंधन बनते हैं किसमें, बेंजीन में, C6H6 में। तो इसी प्रकार आपके और भी पूछ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे डबल बॉन्ड बनते हैं उसमें एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल में सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु को प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थाईवाज है, वह उसका संयुक्त मालिक कौन था। तो इस खिलाड़ी में उनका सचिन तेंदुलकर हैं जो उनका संयुक्त मालिक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें प्रवर्तन सतह अंदर की ओर वक्र है, मतलब जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा है, अंदर की ओर धसा है। तो ये देख लीजिए, तो वो पूछ जा रहा कौन से दर्पण होंगे, तो जिसका प्रवर्तक सतह धसा हो, जिसका प्रवर्तक सतह धसा हो उसे हम सब अवतल, उसे हम सब अवतल, और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो उसे हम सब उत्तल। मतलब दर्पण से प्रश्न तो पूछ ही लेना, क्लास 10th वाले पॉइंट्स को तो छोड़ा ही नहीं जा रहा। तो जिसके प्रवर्तक सतह धसी हो उसे हम सब अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर यही उभरा होता तो उत्तल होता। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। शायद देखिए कि गति अगर लगातार बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा वृद्धि होगा, और गतिज ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा देखिए गतिज ऊर्जा पहले तो समझ लीजिए कि एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो एक हो जाएंगे इधर गतिज ऊर्जा और दूसरा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देख लीजिए कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। अब इसके कारण किसके बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। देखिए ना, m तो द्रव्यमान हो गया, अब कोई वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा बढ़ाएंगे, हम उसका वेग बढ़ाएंगे। अगर उसकी गति स्पीड अगर बढ़ती है, जैसे देखिए घर्षण दिया तो घर्षण सूत्र में है ही नहीं है, समय भी नहीं है, द्रव्यमान है, बट अगर कोई वस्तु का हम सिर्फ द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो क्या उस वस्तु का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। एक ही वस्तु के, तो यहाँ वस्तु तुलना नहीं करना, यहाँ इस हिसाब से नहीं सोचना है कि एगो 5 kg का वस्तु है और दूसर का 10 kg का वस्तु है, और दोनों चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वस्तु का भले ही गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जैसे ही बढ़ेगा तो 2 से भागा देंगे तो कम जाएगा। जैसे सपोज तुलना देख लिए निकाल लेते हैं किसका ज्यादा होता है, 1/2 mv², तो 1/2 m का मान 5 kg और ये 2, तो 5 गुना 10/2 अर्थात ये 5 हो गया। इसका देख लीजिए 10 गुना 2/2, 10 गुना 20/2 अर्थात 10 हो गया। लेकिन यहाँ देख लीजिए बढ़ा तो द्रव्यमान ज्यादा वाला है, ये तो निश्चित है, लेकिन इसमें हम द्रव्यमान नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा क्या, एक ही वस्तु है ना, अनुरूप वस्तु की, मतलब एक ही वस्तु है। यहाँ तो हमने 2 वस्तु अलग अलग ले लिया ना, एक 5 kg का एक 10 kg का, बट एक ही वस्तु में हम क्या वृद्धि करें जो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, तो उसका हम सब गति वृद्धि करना होगा, ना कि द्रव्यमान के बारे में नहीं सोचना। ये नहीं कि सूत्र अगर याद है 1/2 mv² तो हमको लगेगा अरे द्रव्यमान भी बढ़ाएंगे तो बढ़ ही जाएगा। अब बताओ कि हमें ही दौड़ा दिया जाए, तो हम जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे थे तो हमारा गतिज ऊर्जा कुछ और होगा। आप बोल रहे हैं कि हम अपने गतिज ऊर्जा में बढ़ाना है तो हम क्या करें, तो आप बोलिएगा कि एगो बोड़ा लाद दीजिए पीछे से, अरे वो दूसरी वस्तु के लिए ऐसा होगा ना।
आप बोलिएगा कि आप अपना स्पीड बढ़ाइए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कीजिए, गतिज ऊर्जा आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए इसमें गति पे फोकस करना, ठीक है। अच्छा देखिए, इसी में प्रश्न और भी पूछते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, यदि किसी वस्तु का वेग को दुगना कर दिया जाए, इसमें प्रश्न पूछा, यदि किसी वस्तु को वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए 4 गुना बढ़ जाएगा सर। कैसे? जैसे 1/2 mv स्क्वायर है, अब 1/2 m तो m ही रहने देते हैं, और v अगर 1 था, मान लीजिए 2 था, तो 2 से 2 कट के m हो गया, ये तो हो गया। अब कह रहा था क्या प्रश्न की, यदि वस्तु के गतिज ऊर्जा मतलब वेग को दुगना कर दे, तो ये 2 था, अब इसको आप 4 कर दिए, जब दुगना कर दिए तो ये 2 दूना 4 अर्थात 2m हो गया। तो देखिए उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ा, दुगना हो गया। क्या प्रश्न पूछा, यदि किसी वस्तु की गति को दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर है ना, सॉरी देखिए ये 4 चौके 16 है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूना 4, 4 और 4 में तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 4 चौके 16, 16 में 8, तो यहाँ देख लीजिए कई गुना हो गया, 4 गुना हो गया। स्क्वायर करना होगा, यदि किसी वस्तु की गति को दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गति को दुगना कर रहे हैं ना, तो वेग का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 करना होगा। वही प्रश्न पूछ देता है, यदि किसी वस्तु की गति को 3 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो 3 या 9 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की गति को 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो 4 चौके 16 होगा, स्क्वायर है, वेग का स्क्वायर है, इसीलिए उसका भी हमें वर्ग करना होगा, ठीक है ना। यही प्रश्न यदि अगर प्रश्न पूछ देता, ये तो दुगना किया था, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को उधर दुगना किया था ना, अब आधा कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या रह जाएगा। तो 1/2 का हमें स्क्वायर करना होगा और 1/4, तो अर्थात 1/4 रह जाएगा। अगर प्रश्न फिर से घुमा देता, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 1/3 कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 1/9 भाग रह जाएगा। फोकस कर रहे हैं ना, स्क्वायर करना पड़ेगा हर हालत में, ये गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। अब अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो वस्तु जब ऊंचाई पर है, एच पर है, जैसे इस पेन को हम नीचे से जमीन से पकड़ के रखे हैं तो इसमें स्थिति ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से ऊंचा है। पृथ्वी पर रखी कोई भी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि वहां H 0 होता है, और 0 होते ही ये पूरे mgh गुना में 0 से गुना करने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें ही प्रश्न पूछा जाता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में कि जब कोई वस्तु गति में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु स्थिर में है और उसमें ऊंचाई हो तो वह कौन सी ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। जैसे छत पर दौड़ता हुआ बालक में कौन ऊर्जा है। तो देखिए छत पर बालक दौड़ रहा है तो आप तो बोलिएगा गतिज ऊर्जा है, लेकिन बालक जब दौड़ रहा है तो वो ऊंचाई पर भी है, अपनी स्थिति को भी बरकरार रख के दौड़ रहा है, इसलिए उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है ना। और यही बालक अगर जमीन पे दौड़ता तो जमीन पे दौड़ते हुए बालक में कौन ऊर्जा, तो वहां पे गतिज ऊर्जा हो जाता। अब देखिए कि छत पर बैठा बालक तो स्थितिज ऊर्जा, छत से लटकी पंखा, तो छत से अगर पंखा लटका हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, लेकिन वही छत से लटका हुआ पंखा यदि चल रहा है तो वो यांत्रिक ऊर्जा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी बहुत अच्छे डीपली से आपको बताए जाएंगे। बने रहिएगा इस छोटे से परिवार में, काफी अच्छे से जिक्र करेंगे। चलिए अगला दिया, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में कौन परागण के कारक नहीं है। जानवर, जल, वायु, पौधे नहीं है। देखिए क्रॉस परागण, या जैसे कि हम सब देखते हैं कि परागण फर्टिलाइजेशन, क्या दिया इंग्लिश इसका वर्ड, पॉलिनेशन, ठीक है ना। जैसे जानवर के द्वारा बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है, वहां ये प्रश्न ले जा करके चला जा रहा, तो जानवर भी उसमें सहायक है, जल भी बीज को इधर से उधर करता, वायु भी करते हैं, बट पौधे जो खुद से बीज को इधर उधर नहीं करते हैं, तो क्रॉस परागण में पौधे नहीं होंगे, बाकी सभी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति, मतलब मान लेते हैं लेंस का शक्ति +2 डाईऑप्टर है, 2.0 डाईऑप्टर है, देखिए ना, तो शक्ति P बराबर, P धनात्मक है, ये आपको नजर आ रहा धनात्मक है, तो वह कौन से लेंस होंगे। तो उसमें देख लेते हैं कि धनात्मक जब है तो हम पहले ही जानते हैं कि अगर फोकस दूरी धनात्मक था तभी जा करके उसका
तो पावर भी धनात्मक निकला, तो उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, इसका हमेशा फोकस दूरी क्या होता, धनात्मक होता है। और यही अगर अवतल लेंस होता या दर्पण होता तो इसका फोकस दूरी क्या होता, हमेशा ऋणात्मक होता, हमेशा क्या होता, ऋणात्मक होता। तो यहाँ जैसे ही प्लस लगा हुआ है तो हम आंख बंद करके उत्तल मारेंगे, ठीक है ना, उत्तल मारेंगे। और अब देख लेते, जैसे उत्तल आप दर्पण भी क्लिक करते, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, लेंस पूछा, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना आंसर लेंस में लगाना, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं ले लेना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जरूर देखे ऑप्शन, अरे उत्तल में होता धनात्मक, नीचे देखे चौथा उत्तल दर्पण, मार दिए, धड़ाक सा क्लियर कर दिए, तो वो आपको गिरा देगा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, लेंस दिया है इसलिए उत्तल लेंस ही मारेंगे आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने से उत्पन्न कौन से गैस होंगे, CO2, आंख बंद करके, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट को अगर HCl से अभिक्रिया करवाएं तो गैस मुक्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे आते हैं, अगले प्रश्न देखिए, अपच का इलाज कराने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की दवा का प्रयोग करते हैं, तो एंटासिड, ये बायो का प्रश्न है, डायरेक्ट आपको याद रखना होगा एंटासिड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न देखिए पूछा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद, देखिए जब प्रकाश पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या क्या बनता है, तो देखिए बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन, यही तीन चीज ना बनेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या प्रश्न पूछा है, टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्य निकृत है, मतलब कौन सी पुस्तक है ये, जूडी बालन, क्या है, जूडी बालन है, पुस्तक के लेखक कौन है, वो जूडी बालन ने वो पुस्तक को लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, इनमें से कौन से नोबेल गैस नहीं है, नोबेल गैस नहीं है, तो देखिए हाइड्रोजन है जो नोबेल गैस नहीं है, और ये है कौन, जेनॉन क्रिप्टन रेडन, मतलब जेनॉन क्रिप्टन रेडन। यहाँ हमारे पास प्रेडिक्ट टेबल है, आप भी अक्सर हमेशा अपने पास प्रेडिक्ट टेबल अवश्य रखिए, ठीक है ना। जेनॉन क्रिप्टन रेडन ये अक्रिय गैस वाले, यही नोबेल जो वर्ग 18 के तत्व हैं, वर्ग 18 के तत्व, ठीक है ना, वर्ग 18 के तत्व वाले क्या नोबेल गैस है, और बाकी हाइड्रोजन तो पहले वर्ग में है, तो इसलिए ये नहीं होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये है ना। हीलियम कौन वर्ग 18 में क्या क्या होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हालिना के रब सफर, याद है ना, तो ये सब नोबेल गैस है, बाकी ये हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, SnCl2 प्लस HgCl2 में अभिक्रिया, देखिए ये हुआ और अभिक्रिया Hg, अर्थात Hg के साथ में आ गया Cl2 और उसके बाद Sn के साथ चला गया Cl4, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये पूछा, Cl2 मतलब Cl4 उधर चला गया, तो देखते हैं कि ये Hg के साथ में ये वाला जो Cl2 है इधर आकर के जुड़ गया, ठीक है ना, तो ऑक्सीकृत हुआ, मतलब अर्थात ये प्रश्न कहने का मतलब SnCl2 का ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाता है। चलिए ये प्रश्न हमारा लास्ट हो गया, अर्थात ये भी हमने ALP के सेट कंप्लीट किए और प्लान बनाए कि ALP के जितने भी साइंस प्रश्न पूछे जाएंगे इसी प्रकार हम जिक्र करेंगे, और जब तक हमारे व्यूवर्स 500 प्लस अगर चले जाते हैं तो फुल सेट लाने का अवश्य प्रयास किया जाएगा। आपका सपोर्ट जिस तरीके से इस छोटे से परिवार और छोटे से भाई के ऊपर, दोस्त के ऊपर बना हुआ है, अगर इसी प्रकार बना रहा तो अवश्य ही एक परिवार एक बहुत बड़े रूप लेंगे, और हमारा मेहनत आपके पीछे अवश्य ही कार्यशील लगातार रहेंगी। क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने डिजिटल बोर्ड या पूरे सेटअप अगर किए हैं तो ये तो मतलब पूरे धैर्यता के साथ में किए हैं, अपने मतलब सोच समझ के किए हैं कि चलिए हमसे ये वर्क हो सकता है पॉसिबल। भले ही आप हो सकते हैं कि आप क्लास देखने वाले आप हमसे सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी या बैचलर भी हो सकते हैं, बट इसी प्रकार लगातार मदद हमारे तरफ से बने रहेंगे, आपके लिए लगातार बने रहेंगे हम इस छोटे से परिवार पे। तो पहले हमने प्लान बनाया था ALP टेक्नीशियन का, जो प्रीवियस सालों का कर ले, उसके बाद साइंस प्रश्न अवश्य ही नस्ते नाबूद किया जाएगा। तो चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।